पत्रांक संख्या लिखने के बाद में फिर हमको लिखना होता है कि निविदा सूचना है कि यह ज्ञापन है या विज्ञप्ति है। तो देखिए, राज्य के समस्त सरकारी विद्यालयों के लिए कंप्यूटर व अन्य मशीनों की सप्लाई हेतु प्रतिष्ठित पंजीकृत कंपनियों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। यानी कि इसमें यहाँ शुरू की जगह इस विभाग का नाम हमको यानी कि बदलना होता है। बाकी की जो लाइनें हैं इसमें एज इट इज़ यूँ की यूँ हमको यानी कि सब में लिखनी होती है। क्या लाइनें वापस से लिखनी होती है कि प्रतिष्ठित पंजीकृत कंपनियों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय में निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक डाल देंगे, यहाँ दोपहर का समय डाल देंगे तब प्राप्त किए जा सकेंगे। एवं साय का समय भी उपस्थित सभी निविदादाताओं के सामने खोली जाएगी। ये 3-4 लाइनें ये एज इट इज हमको यानी कि उसमें लिखनी होती है। केवल उस प्रश्न से जुड़ा हुआ जो विभाग है और जो विषय वस्तु यानी कि तैयार करवानी उसको हम ऊपर की लाइन में डाल देते हैं। तो देखिए इसमें राज्य के समस्त सरकारी विद्यालयों के लिए कंप्यूटर व अन्य मशीनों की सप्लाई हेतु प्रतिष्ठित पंजीकृत कंपनियों से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय से निर्धारित शुल्क पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक, अब दिनांक यहाँ हम काल्पनिक दिनांक ले लेंगे, कोई सी भी दिनांक और समय दे देंगे यानी कि दोपहर 2 बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे। एवं सायं 4 बजे उपस्थित सभी निविदादाताओं के सामने खोली जाएंगी। तो इस प्रकार की जो लैंग्वेज है ये सभी यानी कि निविदा से संबंधित जो भी हमको पत्र लिखना होता है उसमें इस प्रकार की जो ये लैंग्वेज है ये एज इट इज हमको उतारनी होती है। केवल सिर्फ और सिर्फ है यहाँ पर एक तो यानी कि विभाग का नाम और कौन सी यानी कि विषय वस्तु तैयार करवानी, जैसे यहाँ इसमें कंप्यूटर और अन्य मशीनों की सप्लाई हेतु ये करवानी। तो ये जो विषय वस्तु है ये विषय वस्तु की जगह उस प्रश्न में से हमको लिखना होता है। जैसे इस प्रश्न में दे रखा है यानी कि कंप्यूटर एवं अन्य उपकरण तैयार करवाने हेतु, ये लाइन यहाँ से उठा करके और यहाँ पर रख दी जाती है। अगर प्रश्न में कोई दूसरा यानी कि दूसरे सामग्री या सामान तैयार करवाने के लिए कहा जा रहा है तो वहाँ इसकी जगह हम उस लाइन को यहाँ पर लिख देते हैं। बाकी की जो ये लाइनें हैं हम एज इट इज़ हमको यानी कि उतारनी होती है, लिखनी होती है। फिर उसके बाद में उसी तरीके से हमको यानी कि सारणी बनानी होती है। सारणी के अंतर्गत उसी प्रकार से यानी कि पहले क्रम संख्या का कॉलम आता है, फिर विषय वस्तु का विवरण दिया हुआ आता है, फिर अनुमानित राशि का कॉलम आता है, फिर धरोहर राशि का कॉलम आता है, फिर निविदा प्रपत्र का आता है और अंत में फिर आपूर्ति समय का आता है। तो देखिए इसमें कंप्यूटर और अन्य मशीनों से संबंधित विषय वस्तु में लेंगे, यहाँ क्रम संख्या 1, 2 और 3 डाल देंगे। विषय वस्तु में कंप्यूटर संबंधित जैसे स्कैनर ले लिया, प्रिंटर ले लिया और कंप्यूटर। विषय वस्तु में आगे एक में स्कैनर लिख दिया, एक में प्रिंटर, एक में कंप्यूटर डाल दिया। अनुमानित राशि यहाँ हम काल्पनिक डालते हैं, यहाँ जैसे 3 लाख डाल दी, इसमें 3 यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं, 3 की जगह 2 लाख भी डाल सकते हैं, 1 लाख भी डाल सकते हैं। धरोहर राशि यहाँ, धरोहर राशि भी हम यानी कि काल्पनिक डाल सकते हैं, यहाँ 75,000, ये 50,000, ये 25,000 यानी कि जो भी है यहाँ धरोहर राशि हम काल्पनिक डाल सकते हैं। निविदा प्रपत्र शुल्क है, ये भी हम काल्पनिक डाल सकते हैं, 100 की जगह 50 भी लिख सकते हैं, 50, 100, 50। और आपूर्ति समय 3 महीने या 6 महीने, 8 महीने। ये जो सारणी पूरी बनती है ये हमको हमारे मन से बनानी होती है, ये काल्पनिक हमको बनानी होती है। फिर इसके बाद में देखिए कि वही शर्त वाली 3 लाइनें हमको लिखनी होती है। कौन कौन सी शर्तें, सब में वही शर्तें लिखनी होती है। नंबर 1 की निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन अथवा निरस्त करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा। यानी कि निविदा खोलने की तिथि में अगर कोई परिवर्तन करना है या उस निविदा को अगर निरस्त करना है, हटाना है, तो इसकी यानी कि जिम्मेदारी अधो हस्ताक्षरकर्ता की, अर्थात जो सूचना भेजने वाला है, सूचना लिखने वाला है, ये निविदा सूचना लिखने वाला है, उसकी जिम्मेदारी होती है। वही यानी कि उसकी तिथि में परिवर्तन कर सकता है और उसी को निरस्त कर सकता है।
दूसरी शर्त है यानी कि आपूर्ति में विलम्ब या गुणवत्ता में कमी आने पर। दूसरी शर्त में क्या है कि अगर सामान की आपूर्ति में अगर विलम्ब हो जाता है, कोई गुणवत्ता में अगर कमी आ जाती है, तो निविदादाता के विरुद्ध यानी कि कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जो सामान तैयार करने वाली जो पंजीकृत कंपनी होती है उसके विरुद्ध में यानी कि कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की जो शर्तें हैं यानी कि जो पहले ही यानी कि नीचे डाल दी जाती है, जैसा कि हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। इसके बाद में तीसरी जो शर्त है कि किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र यानी कि न्याय, जो भी न्याय होगा, न्याय पक्ष विपक्ष की बातें सुनी जाएंगी, वो यानी कि उसी संबंधित विभाग में होगी, यानी कि उसी कार्यालय के अंतर्गत ये सारे विवाद यानी कि उसमें सुनवाई की जाएंगी। अंत में फिर अधो हस्ताक्षरकर्ता के यानी कि हस्ताक्षर आएंगे, फिर उसका यानी कि नाम आएगा, नाम के बाद में वो नीचे क्या लिख देगा, पद लिख देगा। पहले हस्ताक्षर करेगा, फिर नाम लिखेगा और फिर यानी कि क्या करेगा, पद करेगा। तो इस प्रकार से हमको यानी कि निविदा की सूचना हमको देनी होती है। अगर प्रश्न आ जाता है निविदा सूचना तैयार करने का, तो इस प्रकार से हमको यानी कि निविदा सूचना का पत्र हमको लिखना होता है। इसके बाद में देखो हमने 2 पत्र पढ़ लिए, अभी सरकारी पत्र पढ़ा और एक पढ़ लिया हमने यानी कि निविदा सूचना। इसके बाद में फिर हमको तीसरा पत्र पढ़ना होता है यानी कि विज्ञप्ति। हमारे सिलेबस में दे रखा है 5 पत्र, जिसमें से तीसरे नंबर का है यानी कि विज्ञप्ति। देखिए विज्ञप्ति में क्या होता है कि कोई सरकारी या कोई निजी संस्थान या निजी विभाग हो और अपने निर्णय या अपनी जो निश्चित जो घोषणा वगैरह है, निर्देश हैं, इनसे संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो संबंधित व्यक्तियों तक या फिर आम जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञप्ति जैसे पत्र को यानी कि तैयार करते हैं। तो देखिए इसमें विज्ञप्ति किसे कहते हैं और कौन कौन सी बातें हमको इसमें ध्यान रखनी होती है और किस प्रकार से यानी कि इसका प्रोफार्मा यानी कि हमको बनाना होता है। तो देखिए विज्ञप्ति सरकारी एवं निजी संस्थान ऑब्लिक यानी कि विभाग अपने निर्णय, निश्चित घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। यानी कि कोई भी सरकारी या निजी संस्थान जो विभाग होते हैं वो जो कुछ निर्णय लेते हैं, जो कोई अगर निश्चित घोषणा करते हैं या कोई निर्देश लेते हैं या कोई योजना बनाते हैं, तो इनसे संबंधित सूचनाओं को यानी कि व्यक्तियों तक या आम जनता तक पहुंचाते हैं। और जब ऐसी सूचनाओं को प्रकाशन हेतु अखबार या प्रेस को दी जाती है तो उसे ही विज्ञप्ति कहा जाता है। तो ऐसी सूचना जब प्रकाशन हेतु यानी कि अखबार को दी जाती है या प्रेस मीडिया को दी जाती है तो उसे यानी कि क्या कहा जाता है, उसे यानी कि विज्ञप्ति कहते हैं। अब विज्ञप्ति लिखते समय कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से बिंदु है जो यानी कि हमको यानी कि ध्यान रखने होते हैं। देखिए सबसे पहला बिंदु कि इसमें सबसे ऊपर कार्यालय का नाम लिखा जाता है। जैसे कि हमने पिछले पत्रों के अंतर्गत लिखा, सबसे पहले कार्यालय का नाम या विभाग का नाम लिखा जाता है। तत्पश्चात बाईं और पत्र क्रमांक तथा दाहिनी और यानी कि दिनांक लिखी जाती है। यानी कि बाईं और पत्र क्रमांक लिखा जाता है और दाहिनी और यानी कि दिनांक लिखी जाती है। फिर दूसरे नंबर पर क्या ध्यान रखनी होती है कि विज्ञप्ति या प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन समाचार पत्रों अथवा प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी भेजी जा सकती है। अब ये जो सूचना है विज्ञप्ति से संबंधित या प्रेस विज्ञप्ति से संबंधित सूचना है वो हम समाचार पत्रों के माध्यम से भी भिजवा सकते हैं या प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी यानी कि ये भिजवाई जा सकती है। अब इसका डायग्राम देखिए किस प्रकार से हमको इस पत्र को यानी कि जमाना होता है। ये आपके सामने है, ये इस प्रकार से यानी कि पत्र प्रारूप विज्ञप्ति का सबसे पहले यानी कि सरकार का, राजस्थान सरकार कौन सी, राजस्थान सरकार या भारत सरकार है। उसके बाद में यानी कि कार्यालय का नाम व पता, कार्यालय का नाम और पता आता है और बाईं ओर यानी कि पत्र क्रमांक दिया होता है, दाहिनी ओर यानी कि दिनांक लिखनी होती है।
फिर उसके बाद में जैसे हमने पिछले पत्र में लिखा, बीच में निविदा सूचना आता है, तो निविदा, विज्ञप्ति है तो विज्ञप्ति, और अधिसूचना है तो अधिसूचना हमको लिखनी होती है। तो यहाँ हमको जैसे विज्ञप्ति है तो विज्ञप्ति लिख देंगे, और निविदा है तो निविदा सूचना हमको लिखनी होती है। उसके बाद में फिर लगभग यानी कि 2 या 3 लाइनों के अंतर्गत उस विषय वस्तु से संबंधित विवरण देना होता है कि जो सूचना हम यानी कि आम लोगों तक या संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, उस विषय वस्तु का विवरण हमको यहाँ इन 3 या 4 लाइनों के अंतर्गत हमको लिखना होता है। फिर अंत में दाईं ओर फिर क्या लिखना होता है, यानी जारी करने वाले अधिकारी का पद व नाम लिखना होता है। यानी कि जो विज्ञप्ति की जो सूचना यानी कि जारी की गई है, उसको सूचना को जारी करने वाले अधिकारी का नाम और उसका पद, यानी कि किस अधिकारी का नाम क्या है और वो किस पोस्ट पर है। तो इस प्रकार से यानी कि विज्ञप्ति का जो एक खाका तैयार करना होता है। पीछे देख लीजिए कि सबसे पहले यानी राजस्थान सरकार, फिर यानी कि कार्यालय का नाम और पूरा पता आता है। बाईं ओर हमको लिखना होता है पत्र क्रमांक, और दाईं ओर लिखनी होती है दिनांक, जिस दिनांक को यानी कि ये विज्ञप्ति की सूचना भेजी जा रही है उस दिनांक को लिखा जाता है। फिर ये विज्ञप्ति या प्रेस विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति यानी कि जो अखबार के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से सूचना भेजी जाती है उसे विज्ञप्ति कहते हैं। और प्रेस विज्ञप्ति होती है जो जिससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यानी कि जो सूचना आम लोगों तक या संबंधित व्यक्ति तक पहुँचाई जाती है उसे प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। उसके बाद में लगभग 3 या 4 लाइन में विषय वस्तु का यानी कि विवरण लिखना होता है, और फिर अंत में जारी करने वाले अधिकारी का नाम और उसका पद दिया हुआ होता है। तो इस प्रकार से हमको विज्ञप्ति का जो पत्र है वो हमको तैयार करना होता है। तो आइए इसी से संबंधित एक विज्ञप्ति से संबंधित एक प्रश्न का हम अभ्यास कर लेते हैं, और इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। देखिए, जैसे सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से, एक लैंग्वेज तो ये मिल गई, और पद दे रखा है यानी कि सचिव, ये कार्यालय का नाम हो गया राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि अजमेर की ओर से। अब विषय वस्तु दे दी क्या कि RAS भर्ती परीक्षा की तिथि में परिवर्तन होने की एक विज्ञप्ति तैयार करो। तो विषय वस्तु भी आगे की क्या कि RAS भर्ती परीक्षा की तिथि में परिवर्तन होने की सूचना भिजवानी है कि भाई RAS भर्ती की परीक्षा में तिथि में परिवर्तन किया जा रहा है, ये विषय वस्तु हो गई। और क्या लिखनी, एक विज्ञप्ति की सूचना तैयार करनी। तो इस प्रकार से यानी कि प्रत्येक प्रश्न में दे रखा होगा कि आपको अर्ध सरकारी पत्र तैयार करना है, या निविदा तैयार करनी है, या विज्ञप्ति तैयार करनी होती है। तो देखिए, जैसा कि हमने पीछे डायग्राम में देखा कि किस प्रकार से हमको हेडिंग जमानी होती है, विषय वस्तु कहाँ लिखनी होती है, कहाँ पर क्या दर्शाना होता है। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान सरकार यानी कि सरकार डाल दी हमने। फिर उसके बाद में यहीं से लेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, ये कार्यालय का नाम ले लिया यहाँ से, राजस्थान लोक सेवा आयोग कौमा अजमेर। फिर बाईं ओर हमने लिख दिया पत्रांक संख्या डाल दी, और दाईं ओर हमने यानी कि दिनांक डाल दी, जिस दिन हम इस पत्र को सूचना को भेज रहे हैं उस दिन की दिनांक यहाँ पर हमको लिखनी होती है। फिर उसी प्रकार से फिर अगला बिंदु हमको लिखना होता है यानी कि विज्ञप्ति सूचना। जैसा कि हमने पिछले पत्रों में लिखा था कि निविदा सूचना है तो निविदा सूचना, विज्ञप्ति की सूचना है तो विज्ञप्ति की सूचना लिखनी होती है। अब इसके बाद में विषय वस्तु से संबंधित यानी कि विवरण लिखना होता है, जो कि हमको प्रश्न में दिया हुआ है। जैसे RAS भर्ती परीक्षा की तिथि में परिवर्तन होने की सूचना यानी कि आम लोगों तक यानी संबंधित व्यक्ति तक यानी कि पहुंचानी है। तो देखिए, आयोग द्वारा RAS भर्ती परीक्षा जो यानी कि यहाँ दिनांक दी हुई होती है, एक दिनांक भी हम काल्पनिक लिखते हैं। तो आयोग द्वारा RAS भर्ती परीक्षा जो कि मान लीजिए कि यहाँ पर यानी कि 10 नवंबर 2020 को यहाँ डली हुई 10 नवंबर 2020 को संपन्न होने वाली थी। यानी कि आयोग द्वारा जो RAS भर्ती परीक्षा यानी कि इस दिनांक को होनी थी, संपन्न होनी थी, वो यानी कि किसी कारणवश